हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने अल्फा टीके के बारे में बात की थी और इसमें ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपने शायद काफी लोगों ने कर लिया होगा नेट जून 2019 में। इसमें सिलेक्शन रूल आपको लगाना है। तो कुछ किसी का आंसर आया इसका? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए BE84 न्यूक्लियस डिकेज इनटू टू अल्फा पार्टिकल्स। तो हमारे पास BE84 का एक्साइटेड स्टेट है जिसको हमने स्टार से डिनोट किया। वो डीके हुआ है टू अल्फा पार्टिकल्स, इनमें डीके हो गया। तो अब हमारे पास दोनों ही अल्फा पार्टिकल है और दोनों की स्पिन पैरिटी कितनी है? 0+ एंड 0+। जो बी है उसका ग्राउंड स्टेट की पैरिटी भी 0+ होती क्योंकि वो इवन इवन न्यूक्लियाई है, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में है एंड देयरफॉर इट्स स्पिन पैरिटी इज नॉट 0+ फॉर एक्साइटेड स्टेट। सो इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट अगर होता तो 0+ होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कुछ और होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इफ द मीन लाइफ ऑफ दिस डिके इज 10⁻⁻22 सेकेंड्स। तो वैसे तो मैंने आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स में टाइप ऑफ इंटरेक्शन नहीं कराया है। अगर लाइफ टाइम इतना होता है, इस ऑर्डर का होता है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अगर लाइफ टाइम इस ऑर्डर का होता है। तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ टाइम ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन विल बी डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एज वेल एज वीक इंटरेक्शन। तो सबसे फास्ट जो डीके होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जिसकी लाइफ टाइम यू कैन से लेस देन 10⁻⁻21 सेकंड्स। तो ये केवल लाइफ टाइम जो है ये केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को बता रहा है। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से क्या फायदा हो रहा है? आपको पता चला कि इसमें सभी कंजर्वेशन लॉज फॉलो हो रहे हैं, इंक्लूडिंग पैरिटी। एंगुलर मोमेंटम तो सभी में होता है, बट पैरिटी जो होती है वो वीक इंटरेक्शन में नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व होती है। तो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी को कंजर्व कर सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, द स्पिन पैरिटी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए जो साउंड है वो क्लियर आ रही है सबको? मतलब यहाँ पे आप चेक लीजिए, ठीक है। तो मैं अगर जिसको नहीं आ रही है हो सकता है कि थोड़ा मैं और तेज बोलूँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें बी स्टार का स्पिन पैरिटी निकालनी है बाई अप्लाइंग कंजर्वेशन लॉस। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया कि आवाज क्लियर है लेकिन कुछ स्लो है। ये बात अब स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि वॉइस तो मैंने वैसे फुल कर रखी है, इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है? ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ इसमें। तो अब हमें कंजर्वेशन लॉस फॉलो कराने हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेशन लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए हमने कहा था कि पैरिटी ऑफ, लेट्स से ये जेबी है, जेबीई है, ठीक है, इसको हमने जेबीई कहा। तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका रिएक्टेंट्स के लिए है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हो जाएगा जे ऑफ एच ई प्लस जे ऑफ एच ई प्लस एल ऑफ द प्रोडक्ट्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ बोथ द एल्फा पार्टिकल्स। अब आपको पता है कि स्पिन पैरिटी इन दोनों की 0 है एल्फा पार्टिकल्स की। तो कंक्लूजन क्या निकला? बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पिन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बीई विल बी इक्वल टू एल ऑफ पी। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। तो अब यहाँ से आप वेक्टर हटा सकते हो कि वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट्स से। अब हमें ये पता चल गया कि आपका जो स्पिन ऑफ द बीई है, बी स्टार कहो, उसकी वैल्यू एलपी के बराबर है। अब कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी देखो क्या होगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, कंजर्वेशन पैरिटी से होगा पैरिटी ऑफ बीई, बीई कह लो या बी स्टार कह लो, एक ही बात है, मैंने नोटेशन बी यूज किया है स्टार की जगह। बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे वैसे तो होगा -1 की पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट्स जो कि 0 है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे होगा -1 रेज़ टू पावर एल ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ फर्स्ट एच ई, पैरिटी ऑफ सेकंड एच ई इंटू -1 रेज़ टू पावर एल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखो तो ये तो हो जाएगा पैरिटी ऑफ बीई, क्योंकि एल आर की वैल्यू 0 है डीके के लिए, क्योंकि डीके में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पैरिटी ऑफ एच ई प्लस है, 0+ है, दूसरा के भी प्लस है, यानी कि इवन पैरिटी है, और यहाँ पे आएगा -1 की पावर एल पी। तो कंक्लूजन ये निकल गया कि योर पैरिटी ऑफ बीई विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर एल पी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ऑप्शन से देखो। अब इसमें हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अगर एलपी की वैल्यू इवन है
ठीक है, हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गया, इफ एलपी इज इवन, अगर एलपी इवन है विच इंप्लाइज जेबीई इज ऑल्सो इवन, इज ऑल्सो इवन, और उस केस में पैरिटी ऑफ बीई क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन, यानी कि इवन। तो एक तो कंक्लूजन ये निकल गया कि अगर एलपी इवन है तो उसकी पैरिटी भी इवन आएगी। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? ऐसा ऑप्शन फर्स्ट नजर आ रहा है जहां पे अगर एलपी इवन है तो जे की वैल्यू भी इवन है और पैरिटी भी इवन है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। तो अब आप सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या है कि अगर एलपी की वैल्यू ऑड है, इफ एलपी इज ऑड, अगर एलपी की वैल्यू ऑड है तो जेबीई की वैल्यू भी ऑड आएगी। अगर जेबीई की वैल्यू ऑड है तो उसकी पैरिटी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी -1 रेज़ टू पावर ऑड, विच इज इक्वल टू ऑड, -1। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि अगर आपका जे ऑड है, मतलब एल ऑड है तो जे भी ऑड है, तो अगर जे ऑड है तो पैरिटी भी ऑड होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बी वाला गलत है। सिमिलरली आपके सीओडी भी गलत है कि अगर आपकी जे की वैल्यू इवन है, जो कि यहाँ पे 0 और 4 है, तो पैरिटी भी इवन होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे ऑड है। अल्टीमेटली आपका ए ऑप्शन सही आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ये हो गया तो हम आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, रिपीट करना है। देखो, इसमें हमने कंजर्वेशन लॉ लगाई। कंजर्वेशन लॉ लगा के हमने कहा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इस तरह से करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबका जे, उनका रिलेटिव मोशन जो भी है उसका एल, उन सबका वेक्टर एडिशन कर दो तो वो हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिएक्टेंट्स। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट केवल एक ही है, वो रेस्ट पे है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो यहाँ पे एलपी की एल आर की वैल्यू 0, एल ऑफ द रिएक्टेंट्स इज 0। ठीक है, तो केवल रिएक्टेंट्स में जो जे आया वो केवल जे बी आया, या जे बी स्टार कह लो। राइट साइड में आपके पास दो अल्फा पार्टिकल्स हैं, दोनों का जे आ गया, दोनों का रिलेटिव मूवमेंट होगा इसमें कुछ, उसकी वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एलपी आ गया, जिसको आपने कहा एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तीनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो वो हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई जे बी इक्वल टू एलपी, क्योंकि जे ऑफ बोथ द अल्फा पार्टिकल्स इज 0। फर्स्ट इक्वेशन से ये पता चल गया कि जो एल की वैल्यू होगी वही जे की वैल्यू होगी जो आपको निकालनी है। अब पैरिटी और निकालना है कि इसकी उसकी पैरिटी कितनी होगी। तो पैरिटी के लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ पैरिटी किया। कंजर्वेशन पैरिटी क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट है सबकी पैरिटी इसका प्रोडक्ट इनटू -1 की पावर एल ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एल ऑफ रिएक्टेंट 0 है, तो लेफ्ट साइड में आ गया पी पैरिटी ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पैरिटीज ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे दो एल पार्टिकल है, दोनों की पैरिटी पी एच ई इंटू -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एल ऑफ द प्रोडक्ट के टर्म्स में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल ली, दैट पैरिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू -1 की पावर एल पी। पैरिटी को हम इवन तब कहते हैं जब +1 आए वैल्यू, पैरिटी को माइनस ऑड तब कहते हैं जब -1 आए वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपका एलपी की वैल्यू इवन है तो जेबी की वैल्यू भी इवन होगी। तो अगर आपके ऑप्शंस देखें तो आपके ऑप्शंस में जे जो इवन है वो ए, सी और डी ऑप्शन में है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पैरिटी क्या आएगी। पैरिटी इक्वेशन नंबर सेकंड से आपने निकाली, पैरिटी इज इक्वल टू -1 की पावर एलपी। अगर आपने एलपी को इवन माना तो पैरिटी यहाँ पे इवन हो जाएगी, यानी कि +1। इवन का मतलब समझ रहे हो, इवन का मतलब +1, जो हमने सेल मॉडल में पढ़ा है, यहाँ -1। तो अगर एल की वैल्यू इवन है तो जे की वैल्यू भी इवन होगी, पैरिटी उससे करस्पॉन्डिंग इवन आएगी। ये जो है ऑप्शन नंबर ए से सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर जे इवन है जो कि यहाँ पे 2 है तो पैरिटी भी इवन आएगी, यानी कि आंसर 2+ इज करेक्ट। बाकी आंसर इसलिए सही नहीं है कि ऑप्शन नंबर सी और डी में अगर स्पिन आपका जे की वैल्यू इवन है 0 और 4 है तो पैरिटी ऑड नहीं हो सकती, तो वो गलत हो गए। अगर हम एल इक्वल टू ऑड की बात करें तो जे की वैल्यू भी ऑड होगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दोनों बराबर है। इक्वेशन नंबर सेकंड से पैरिटी निकलेगी -1 की पावर एलपी। यहाँ पे एलपी को हमने अगर ऑड माना तो पैरिटी भी ऑड आनी चाहिए, कब, जब एल की वैल्यू भी ऑड है और जे की वैल्यू भी ऑड है। ऑप्शन नंबर बी इसीलिए गलत है कि अगर जे की वैल्यू ऑड है तो पैरिटी भी ऑड आनी चाहिए थी, वहां पे 3+ लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें। एक बार आप इसका रिवीजन करना और कंजर्वेशन लॉ जो बताए थे मतलब उसको एक बार रिवाइज करना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये आपका जो असाइनमेंट अल्फा बीटा गामा डी के वाला अपलोड हो गया होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी अल्फा डीके से रिलेटेड है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक अल्फा डीके की रिएक्शन दे रखी है, प्लूटोनियम से यूरेनियम बना और साथ में अल्फा पार्टिकल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व 2 लाइंस ऑफ द अल्फा काइनेटिक एनर्जीज। तो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें अल्फा का, तो यहाँ पे तो काउंट्स है, काउंट कह लो या इंटेंसिटी कह लो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो हमें जो है 2 लाइन मिल रही है, लेट्स से ऐसा कुछ ये लाइन मिल रही है, तो आपके पास इसका मतलब 2 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई 5.17 एंड 5.12। लेट दिस बी 5.17 एंड दिस इज 5.12 एमईवी में। ठीक है, तो ऐसा कब मिल रहा था, तो मैंने कहा था कि ये जो है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ
अल्फा स्पेक्ट्रम से मिलेगा, जहां पे अल्फा डीके जब हुआ तो ये मान लो कि एक्साइटेड स्टेट में मिल रहा होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे दो मिल रहे हैं, एक ग्राउंड स्टेट के लिए एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे अगली स्टेटमेंट ये है, द लोअर एनर्जी लाइन करस्पॉन्ड्स टू द डीके टू द एक्साइटेड स्टेट। तो जो आपका 5.12 है, ये है एक्साइटेड स्टेट यू स्टार के लिए, which de-excites from this level to ground state uranium via gamma decay। और 5.17 वाला मिल रहा होगा ग्राउंड स्टेट के लिए। तो जो आपका एक्साइटेड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा गामा डीके के एमिशन से। आपको एनर्जी ऑफ द गामा फोटोन चाहिए। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने के लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे आपका जो प्लूटोनियम है वहां से एक तो यूरेनियम स्टार और एक यूरेनियम, आपको दो अल्फा पार्टिकल्स मिले। तो आपको जो अल्फा, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट से जो आपका 5.17 वाला है, इससे करस्पॉन्डिंग आपको मिला अल्फा 1, यानी कि अल्फा 1 को मैं इसे मानता हूं जो ग्राउंड स्टेट पे है, इट इज अल्फा 1। ठीक है, इसे करस्पॉन्डिंग जो आपको एनर्जी आ रही है वो ज्यादा है 5.17। दूसरा अल्फा आपको एक्साइटेड स्टेट मिला यू स्टार के लिए, जिसको मैंने कह दिया अल्फा 2, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 5.12, इसकी अल्फा पार्टिकल। अब जो आपका एक्साइटेड स्टेट में डीके हुआ है वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये यहाँ से ट्रांजिशन होगा, और ये जो है गामा फोटोन एमिट हुआ। यू हैव टू फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर आपको एनर्जी ऑफ द फोटो निकालनी है तो मैंने आपको रिलेशन निकलवाए थे, अगर आपने वो रिवाइज करे हो तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एक रिएक्शन है ये और एक रिएक्शन है आपकी प्लूटोनियम से यूरेनियम स्टार की प्लस अल्फा, ठीक है, तो इसका, और यहाँ पे यूरेनियम स्टार ग्राउंड स्टेट में आएगा यूरेनियम प्लस गामा। तो जो आपका Q1 है करस्पॉन्डिंग टू अल्फा 1, तो Q1 विल बी K अल्फा 1 इंटू A अपॉन A माइनस 4। ये आपकी रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और Q1 में। तो अगर यहाँ पे आप इस Q1 कैलकुलेट करो तो ये आएगा 240 अपॉन 236 इंटू 5.17, वेयर 5.17 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से ये आ गया 5.26। जब हम Q2 कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा K अल्फा 2 A अपॉन A माइनस 4, यहाँ पे भी 240 अपॉन 236। अब की बात यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल 5.12 है और ये वैल्यू आएगी 5.21। हमने दोनों की वैल्यूज निकाल दी। अब मैंने आपको डेरिवेशन कराया था कि Q2 और Q1 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा हमारा जो Q यहाँ से अगर हम निकालें व्हाट इज Q2, क्योंकि ये एक्चुअली अल्फा 2 है और जो पहली जो आपकी क्वेश्चन दे रखी है वो अल्फा 1 की है, तो हमने रिलेशन निकाला था, ये मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ड्राइव कर चुका हूँ। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस ई गामा, ये मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, ठीक है। तो इस डेरिवेशन से आप Q2 Q1 की वैल्यू रख दो और ई गामा निकल जाएगा। तो यहाँ से आया ई गामा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू 5.26 माइनस 5.21। तो यहाँ से हो गया 0.05 MeV। तो आप में से जो ऑप्शन जो इन्होंने अर्चना ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब हमें करना है ये है आपका इसी असाइनमेंट का असाइनमेंट नंबर 3, अल्फा बीटा गामा डीके वाला जो असाइनमेंट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 20। ये हालांकि आसान क्वेश्चन है, ये आपने शायद, अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने किया, जो भी है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है दिए जाते हैं असाइनमेंट्स, तो उन्हें आपको करना चाहिए। और असाइनमेंट्स को करने के लिए मुझे लगता है इसमें अल्फा डीके के केवल मतलब 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो आपको जो है 15-20 मिनट यहाँ पे देने चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं टाइम मिला हो तो उसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या क्या करना है इसमें, यहाँ पे दे रखा है कि, बल्कि आप बताओ कि इसमें से क्या आंसर है। अब जिसने नहीं किया तो वो अब करो, कितना आंसर है बताओ पहले। इससे पहली स्लाइड ये है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। इसका आंसर आप लोग निकालो कितना आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन अल्फा डीके द स्पिन पैरिटी फ्रॉम ट्रांजिशन x to y इज गिवन बाय। तो हमारे पास इस तरह से x और y की है, तो ट्रांजिशन पॉसिबल फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ स्पिन पैरिटीज, यानी कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी से अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो हमारे पास जो वैल्यू एल की आती है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, jx इज इक्वल टू jy प्लस एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। एल ऑफ द प्रोडक्ट्स को आप एल ऑफ द अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इन जनरल एल्फा पार्टिकल ज्यादा चलेगा और वाई का काइनेटिक ऑलमोस्ट कम है, तो रिलेटिव मोशन में आप एल अल्फा लिख सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले आप एल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आती है, एल की वैल्यू आती है jx माइनस jy टू jx प्लस jy। उसके बाद हमने जो पैरिटीज की बात करी थी, तो हमने कहा था पैरिटी ऑफ x
इंटू -1 की पावर एल, जो कि यहाँ पे 0 है, इंटू पैरिटी ऑफ, यहाँ हो जाएगा पैरिटी ऑफ वाई, और साथ में पैरिटी ऑफ अल्फा 1 + 1 होता है, -1 की पावर एल पी। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला था कि, तो अब क्या करो, आप बारी बारी से करो। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ऑप्शन नंबर ए के लिए बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए के लिए एलपी की वैल्यू क्या हो गई, केवल 2 हो गई। अगर एलपी की वैल्यू 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग पैरिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखना है आपको। यहाँ पे पैरिटी चेंज हो रहा है, 0 से प्लस हो रहा है, 0 से +1 से -1 हो रही है, हमें देखना पैरिटी चेंज है कि नहीं। तो आप जो है ये देखो कि पैरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू -1 की पावर 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है इंटू 2, ये ठीक है। तो आप ये देखोगे कि आपका आंसर होना चाहिए था पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, माइनस होना चाहिए। देख रहा, या एक काम करेंगे हम, मैं अप्रोच, एक मिनट, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे एल की वैल्यू पॉसिबल निकालनी है आपको, एल की वैल्यू पॉसिबल निकालनी है, कि आपको वो एल की रखनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करो कि पी एक्स पी वाई की वैल्यू आपको पता है, तो इस इक्वेशन से यहाँ पे रखो, पी एक्स की वैल्यू तो +1 है, पी वाई की वैल्यू है -1, क्योंकि हमें दे रखी है। आपको इससे करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू निकालनी है, इंटू -1 की पावर एल पी। तो यहाँ से आया कि +1 इज इक्वल टू -1 इंटू इज इक्वल टू माइनस, या कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन आप सीधे लिख दो। तो एलपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताओ, यहाँ से एलपी शुड बी ऑड। अगर एलपी ऑड होगा तभी तो सेटिस्फाई होगा ये, क्योंकि आपको +1 -1 दे रखा पता है। तो एलपी यहाँ पे ऑड होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, इवन आ रहा है। इसका मतलब 10 ए इज नॉट पॉसिबल, ए इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसे करोगे, ठीक है, ऑप्शन से करोगे। अब हमें करना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारी एलपी की वैल्यू फिर से 2 आई। अब की बार बी वाले ऑप्शन में यहाँ +1 है, और यहाँ भी +1 है, और यहाँ पे -1 की पावर एलपी से एलपी की वैल्यू निकालेंगे, तो एलपी की वैल्यू आएगी इवन, और यहाँ पे इवन ये हमें मिल रही है। इसका मतलब 10 बी इज पॉसिबल, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पी वाई नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पी वाई की वैल्यू आप यहाँ से देखो ना, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में पी वाई की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए में पी वाई की वैल्यू यहाँ से देखो, ये नेगेटिव दिख रही है आपको, इसलिए नेगेटिव लिखी है। तो हमें पता है ऑलरेडी 0 प्लस से 2 माइनस में, यहाँ पे हम 0 प्लस से 2 माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस यहाँ पे लिखा और माइनस यहाँ पे लिखा, 2 माइनस, इस तरह से। फर्स्ट में एलपी ऑड कैसे आया, आप मल्टीप्लाई करो ना, अगर -1 की पावर ऑड होगी तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ठीक है भाई, ऐसा है कि जो आपकी पर्सनल क्वेश्चन है वो आप लास्ट से पूछना, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग की वाली बात है, इसमें यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और भी। तो जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन है ये इसमें आप लास्ट से पूछ लेना, ठीक है। एक चीज और है, मुझे लगता है यहाँ पे मैंने स्लाइड नंबर डाले हैं, मैं स्लाइड नंबर डाल देता हूँ, तो आप उससे बता सकते हो कि कौन से स्लाइड में आपको प्रॉब्लम है। एक सेकंड, तो स्लाइड नंबर 3 में जब जो कुछ पूछना हो आप बाद में पूछ लेना। अब हम आगे चलते हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 21, इसी असाइनमेंट का, असाइनमेंट नंबर 3, अल्फा बीटा गामा डी वाला जो असाइनमेंट है। यहाँ पे 2 माइनस से 2 प्लस है, तो क्या पूछा आपसे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल्फा पार्टिकल। तो मैंने कहा था कि एल्फा पार्टिकल या प्रोडक्ट से एक ही बात है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एल्फा पार्टिकल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या निकालोगे, यहाँ पे हमें जे एक्स और जेपी की वैल्यू, जे वाई की वैल्यू 2 और 2 दे रखी है, तो यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी 2 - 2 टू 2 + 2, ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू एल की पॉसिबल है। कैसे करोगे, उसके लिए पैरिटी कंजर्वेशन करोगे, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। आप में से कोई बताए आंसर क्या हुआ, इसका आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपने बताया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, पैरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ वाई इंटू -1 की पावर एल पी। यहाँ पैरिटी हमें गिवन है, -1 इसकी गिवन है, +1 इसकी गिवन है, और -1 की पावर एल पी। तो यहाँ से आप निकाल लोगे दैट एल पी
क्या होगा एलपी, एलपी की वैल्यू ऑड आएगी। जब ऑड रखोगे तभी तो माइनस माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, तो ऑड आएगी। तो ऑड यहाँ पे कौन सी है, 3 भी है और 1 भी है, लेकिन ऑप्शन में 1 है नहीं, 3 है केवल, तो आंसर हो गया 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इससे पहली स्लाइड ये है जिसका रह गया हो। अब हम आगे चलते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं एक्चुअली। अब जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये है आपका, ये आपका क्वेश्चन है असाइनमेंट नंबर 2, यानी कि ये न्यूक्लियर मॉडल से आपने किसी ने भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। ठीक है, आपने ये नहीं पूछा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 हमसे हो नहीं रहा, ये कैसे होगा, तो मैं बताता कि इसको कि ये जो अल्फा डी में डिस्कस करेंगे। जब आपने पूछा ही नहीं, इसका मतलब आप जो है असाइनमेंट को देख नहीं रहे हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, असाइनमेंट नंबर 2 न्यूक्लियर मॉडल्स। इसमें ये क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक्सप्रेशन पे भी डिपेंड से रिलेशन है इसका, और साथ में इसमें अल्फा डीके की बात हो रही है, अल्फा अल्फा एमिशन। ठीक है, तो इसको हमने अब डिस्कस कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी भी न्यूक्लियाई की जिसका मास नंबर ए है, उसका एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है 9.402 माइनस। देखिए ऐसा है कि ये बात आपकी सही है कि शेड्यूल बहुत हैक्टिक है और रोज क्लास हो रही है और आपको आप कह रहे हो आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2-4 क्वेश्चन अगर करने के लिए 5-10 मिनट निकालो तो उसमें क्या दिक्कत है। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसी दिन निकालो, 2-3 दिन बाद निकाल लेते, 5 दिन बाद निकाल लेते। ठीक है, तो मतलब कोशिश करो, क्योंकि अगर जो करेंगे वो आपको पिछाड़ देंगे। आपको अगर और को पिछाड़ना है या कंपटीशन में आना है तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी है। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसे ऐसे मानो कि आपके लिए टेस्ट हो गया ये, तो एक बार 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे का टेस्ट मान लो, पूरे हफ्ते में पूरे महीने में कभी तो आधा घंटा मिलता होगा, उसमें उठाओ असाइनमेंट और ये मान लो आपको टेस्ट है और उसे करना शुरू कर दो, और जो भी नहीं आ रहा है वो अपने आप कोशिश करो करने की, और नहीं तो पूछो। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसमें जो है इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी पेनिकुलर दे रखी है, उसके बाद है गिवन दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज दिस। तो अल्फा की इन्होंने दे दी है। वैसे तो अल्फा की भी निकाल सकते थे इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि अल्फा के लिए आपको ए की वैल्यू 4 पता है, तो आप वहां पे उस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू 4 रखते तो अल्फा की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल जाती और फिर बाइंडिंग एनर्जी भी निकल जाती ए की मल्टीप्लाई करके। लेकिन उन्होंने अल्फा की दे दी है, यानी कि अल्फा को आपको ये रखना है। अब क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ ए अबाउ विच अल्फा एमिशन इज एमिनेंट, यानी कि किस वैल्यू की आपकी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि उससे ऊपर, उससे ज्यादा वैल्यू के लिए आपको अल्फा डी के ऑब्जर्व हो जाए। तो अगर हम अल्फा डीके की रिएक्शन लिखें, लेट्स से ये, तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या क्या कैसे करेंगे, फॉर अल्फा डीके द वैल्यू ऑफ क्यू शुड बी पॉजिटिव। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सभी में क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया दैट क्यू शुड बी पॉजिटिव। अब जो क्यू के फॉर्मूले हैं वो मास में भी है, बाइंडिंग एनर्जी में भी है और काइनेटिक एनर्जी में भी है। तो उसमें से यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बाइंडिंग एनर्जी वाला, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अब और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, वो कब वैलिड है, जब आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, जो कि अल्फा डीके में होता है। सो यू कैन यूज दैट रिएक्शन, दैट इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, अब क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A-4, जो कि किसकी है, वाई की। तो बाइंडिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू A-4 प्लस बाइंडिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू अल्फा पार्टिकल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, जो किसका है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये वाई की है, ये एक्स की है, शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, या आप कह सकते हो, चलो ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज निकाल लो, बाइंडिंग एनर्जी A-4 करस्पॉन्डिंग, बाइंडिंग एनर्जी ए करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी आ रही है 9.402 इंटू ए माइनस 7.7 10⁻³ इंटू ए स्क्वायर, ये दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, हमें एक वैल्यू निकालनी है, तो हमें एक टर्म्स में आंसर चाहिए। तो ये हो जाएगा 9.402 इंटू ए, यहाँ पे हो जाएगा इंटू A-4 इंटू A-4 माइनस 7.7 10⁻³ इंटू A-4 का स्क्वायर। ये अभी तक आपने किसकी निकाली बाइंडिंग एनर्जी, वाई की, प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा जो आप दे रखा है 28.3, उसके बाद माइनस माइनस बाइंडिंग एनर्जी इसकी, तो ये हो जाएगी 9.402 इंटू ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7.7 10⁻³ इंटू ए स्क्वायर, दिस वुड बी ग्रेटर देन 0। इसको आप ए के लिए सॉल्व कर लो, और हमें हमें निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपका आपके जो है ए ग्रेटर देन क्या है वो आंसर जाएगा। तो आप में से कोई निकाले कितना आंसर आएगा,
कैसे निकाल लेना मैंने हिंट दे दिया है, अगर चाहो तो, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, इसको आप निकाल लेना और मुझे बताना, मतलब अब ये आपके लिए होमवर्क होगा कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन यहाँ पे आपको आंसर चाहिए। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, अब नेक्स्ट हमें करना है बीटा डी के। अल्फा डी के में इतना है, कुछ और भी होगा तो हम उसे बाद में करेंगे, कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है या कुछ असाइनमेंट का डिस्कस करना है उसे बाद में करेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे बीटा डी के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बीटा डी के कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा। नंबर फर्स्ट इज बीटा माइनस डी के। बीटा माइनस डी के में क्या होता है, आपके पास कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है एक्स, इट इज रेडियोएक्टिव and it will decay at rest. Actually A greater than, एक मिनट, इसका आंसर है A greater than 153। जो आपने अभी लिखा है वो सही नहीं है, तो उसे आप चेक करना फिर से। ठीक है, कहीं जो भी गलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से अल्फा डीके में पेरेंट न्यूक्लियाई जो डीके होता है वो रेस्ट होता है, सिमिलरली बीटा डीके में भी जो न्यूक्लियाई डीके होता है वो रेस्ट होता है, और वो भी रेडियोएक्टिव है, अनस्टेबल है, और वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप डीके हो रहा है, और इसलिए इसमें भी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ से आपका एक वाई डॉटर न्यूक्लियाई मिला, प्लस बीटा माइनस मिला, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो मिला। ठीक है, और यहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा, और एटॉमिक नंबर, एक तरह से एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन का मतलब चार्ज कंजर्वेशन। आपका दिस पार्टिकल इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इट इज चार्जलेस। इसका चार्ज एंटी न्यूट्रिनो का या न्यूट्रिनो का 0 होता है, और ऑलमोस्ट मासलेस, तो मास जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, बहुत कम होता है, तो वो 0 के बराबर मानो से। इसके मास की डिस्कवरी अभी हम कह सकते हैं लेट्स से 10 to 12 इयर्स बिफोर ही हुई थी, उससे पहले से मासलेस ही मान रहे थे, पर इसकी डिस्कवरी अभी हाल फिलहाल में हुई है, हम कह सकते हैं अबाउट 12 इयर्स अगो। तो उस पर नोबेल प्राइज मिला था जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। तो ये है एंटी न्यूट्रिनो। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो क्यों यूज किया, यहाँ पे न्यूट्रिनो क्यों नहीं यूज किया। तो इसके लिए हम करते हैं कंजर्वेशन, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में उसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हमारे पास जो लेप्टॉन्स होते हैं, लेप्टॉन्स आर आल्सो पार्टिकल्स। तो देयर आर 3 जनरेशंस ऑफ लेप्टॉन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जिस हिसाब से इनकी डिस्कवरी हुई है उस हिसाब से, यानी पहले जो डिस्कवर हुए हैं उसे हमने कह दिया फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन से आए हैं, इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो। सेकंड जनरेशन में म्यू माइनस और उसका न्यूट्रिनो, म्यू का न्यूट्रिनो, और थर्ड में टॉ माइनस और उसका न्यूट्रिनो। दीज आर ऑल पार्टिकल्स, ये सभी पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं। तो इनके जो एंटी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, पॉजिट्रॉन और उसका एंटी न्यूट्रिनो, म्यू प्लस इसका एंटी न्यूट्रिनो, टॉ प्लस और उसका एंटी न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी पार्टिकल्स लेप्टॉन्स हैं उनका लेप्टॉन नंबर होता है +1, और जो पार्टिकल्स एंटी लेप्टॉन है उनके एंटी पार्टिकल उनका लेप्टॉन नंबर होता है -1। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर, म्योनिक लेप्टॉन नंबर और टॉनिक लेप्टॉन नंबर, ऑल दीज 3 आर सेपरेटली कंजर्व्ड। इनको सेपरेटली कंजर्व कराते हैं, एक साथ कंजर्व नहीं कराते। ठीक है, यानी कि जब अगर हमारी रिएक्शन में 2 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ फिलहाल बीटा डीके में तो एक ही जनरेशन है, इलेक्ट्रॉन वाले हैं, फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन किसी रिएक्शन में अगर टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक वाले को अलग कराओगे। जब इलेक्ट्रॉनिक वाले को कराओगे तो म्योनिक वाले का इलेक्ट्रॉन नंबर 0 करोगे, और जब म्योनिक वाले को करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को 0 करोगे। फिलहाल यहाँ के लिए अब हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करें, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, तो कैसे करेंगे, सिंस इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, एक्स आपका न्यूक्लियाई है, वाई आपका न्यूक्लियाई है, इनमें केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो अलग बात है कि जब ये फिनोमिना हुआ न्यूक्लियाई के इनसाइड, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया हो तब ये रिएक्शन हुई हो, लेकिन ये रिएक्शन न्यूक्लियाई के अंदर हुई है। इट इज न्यूक्लियर फिनोमिना एंड इन दिस नो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे अगर हम लेप्टॉन नंबर कंसिडर करें तो दोनों तरफ लेप्टॉन नंबर बराबर होने चाहिए। तो एक्स में कितने लेप्टॉन है, एक्स में 0 लेप्टॉन है, एक्स में कोई भी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, वहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, सो लेप्टॉन नंबर इज 0। वाई में लेप्टॉन नंबर 0। बीटा पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर कितना है, बीटा माइनस का मतलब आप समझ रहे हो, बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। There are two major differences between beta particle and electron.
Beta particles are formed inside nucleus while electrons revolve outside nucleus. Secondly, beta particles are more energetic as compared to electrons. तो beta particle की एनर्जी MeV में होती है, लेट्स से few MeV, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है. ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अगर बात करें, रेस्ट मास की बात करें, स्पिन की बात करें, तो वो बड़ा सेम होता है दोनों का. दोनों की प्रॉपर्टीज इन जनरल सेम होती है. तो यहाँ पे E माइनस बीटा माइनस एक ही बात है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो गया इसका? +1. तो ऑब्वियसली अब अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स का इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, तो राइट साइड में भी 0 होना चाहिए. उसके लिए जो थर्ड पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होगा, तब जाके 0 आएगा. दिस शुड बी -1. और ये जो -1 है ये एंटी न्यूट्रिनो के लिए है, न्यूट्रिनो के लिए नहीं है, और इसलिए यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं आ सकता. तो आपको इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन शायद समझ में आ गया हो. बाकी इसका जो डिटेल है इलेक्ट्रॉन्स की वो हम एलिमेंट्री पार्टिकल से पढ़ेंगे. फिलहाल आपके पास ये रिएक्शन है. यहाँ पे X डीके हुआ, Y बना, बीटा पार्टिकल बना और ये एंटी न्यूट्रिनो बना. मास नंबर कंजर्व करने के लिए A रिमेन सेम एंड Z इज इंक्रीज्ड बाय 1. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे फिनोमेना वैसे हुआ क्या है? यहाँ पे Z इज इंक्रीज्ड बाय 1. अगर Z एंड A रिमेन सेम, भाई एक्चुअली जो X और Y है उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट leptons, they are baryons. Neutron and proton are baryons and not leptons, and therefore they will have electron number equal to 0. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर Z एक बढ़ गया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसका मतलब फिनोमेना हुआ क्या है? इसका मतलब X के अंदर क्या हुआ है? X के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया है और साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन मिलता है आपको. X के अंदर क्या हुआ है? X के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, तभी तो Z बढ़ा है. इसका मतलब यू कैन से दैट इनसाइड X एक वन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. यू कैन, आप इसको खाली N लिख सकते हो, आप इसको 1p1 लिख सकते हो, प्लस इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रॉन. तो आपको यही रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, इनसाइड X योर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. अब हम क्या करते हैं इसमें? अब इसमें Q वैल्यू निकालेंगे. Q वैल्यू इन बीटा माइनस. ठीक है, तो हम लिखेंगे Q बीटा माइनस. तो मैंने आपसे कहा था कि जो Q वैल्यू है फॉर बीटा डीके वो हम बीटा डीके में पढ़ लेंगे, हमने पहले पढ़ा नहीं. तो अब यहाँ पे हम Q वैल्यू को बीटा पार्टिकल के लिए यहाँ पर कवर कर लेंगे, जो हमारा पहले रह गया था. तो व्हाट विल बी द Q वैल्यू? सो Q बीटा विल बी mass of the reactants minus mass of the products into C square. This is always valid for nuclear masses, but for atomic masses the condition should be satisfied. And what is the condition? That number of neutrons, protons and electrons should be equal on both sides, जो कि यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे दोनों तरफ प्रोटॉन बराबर नहीं है, एक तरफ Z एक तरफ Z+1 है, न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है. तो यहाँ पे हम ये कहें कि इफ, बल्कि इस बात को मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ. ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे Q बीटा माइनस की. अब हम ये कह रहे हैं लेट न्यूक्लियर मासेस बी mx my and atomic masses be capital Mx and capital My. So in terms of nuclear masses, your Q beta minus will be equal to mass of reactant minus mass of the products into C square. ठीक है, वैसे तो इसमें न्यूट्रिनो भी है, पर न्यूट्रिनो का मास एंटी न्यूट्रिनो का मास 0 है. आप लोग इतनी देर तक बैक स्लाइड रही, तब आपने नहीं लिखा, और जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया तब आपने कहा कि बैक स्लाइड दिखा दो. तो जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे तभी आपको लिख लेना चाहिए था. ठीक है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरों को का टाइम वेस्ट होता है, और अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर आप कहोगे कि मेरा छूट गया. इसलिए अपनी स्पीड मेंटेन रखो. अब हम आगे चल रहे हैं. तो यहाँ पे है न्यूक्लियर मासेस में हमने कहा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज़ इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर न्यूक्लियर मासेस. अब हम कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है. तो हम क्या करेंगे? हम न्यूक्लियर मास को एटॉमिक मास में चेंज करेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे Q बीटा माइनस इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास ऑफ X इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ X माइनस मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास X में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. इसको E लिख लो या बीटा लिख लो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो. तो X में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन. ठीक है, उसके एटम में तो mx माइनस Z Me फिर माइनस. अब my की जगह लिखोगे, my की जगह लिखोगे इसका एटॉमिक मास माइनस जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो Y में जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, where Me is the mass of one electron, फिर माइनस Me into C square. इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा Q बीटा माइनस इज इक्वल टू mx माइनस My, और यहाँ से माइनस ZMe और माइनस प्लस ZMe कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली माइनस Me और प्लस Me कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना बचेगा. तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस आपका फॉर्मूला ये बनेगा. मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में
एटॉमिक मासेस ही गिवन होते हैं इन जनरल, 99% ऑफ द टाइम्स एटॉमिक मासेस आर गिवन। तो अब आगे से गलती से मेरा जो पेन है उसका आगे से ये टूट गया, ये मेरा जो पेन लग गया। चलो देखते मेरा पेन चलेगा नहीं चलेगा, चल तो रहा है, चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्यू बीटा माइनस का फॉर्मूला आगे से आपको याद करना है, ये याद करना है, ये वहां पे एग्जाम में ड्राइव नहीं करेंगे तो टाइम नहीं एग्जाम में। तो हम कहेंगे क्यू बीटा माइनस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बीटा माइनस टू बी पॉसिबल। तो सबसे पहली बात, तो जो रिएक्शन आपको दे रखी है उसमें ये देखोगे, कंजर्वेशन लॉस फॉलो कराओगे कि आपका ए सेम होना चाहिए, आपका जेड इंक्रीज बाई 1 होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज बाई 1। और साथ में अब और क्या क्या करना है आपको? अब आपको ये भी करना है कि सिंस क्यू बीटा माइनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड ये होनी चाहिए दैट अगर क्यू बीटा माइनस ग्रेटर देन जीरो तो क्या होना चाहिए? रेस्ट एटॉमिक मास ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन रेस्ट एटॉमिक मास ऑफ वाई। जस्ट यानी कि आपका एटॉमिक मास पेरेंट न्यूक्लियाई का जस्ट ग्रेटर देन वाई होना चाहिए। अगर लेस है तो वो पॉसिबल नहीं होगी रिएक्शन। सिमिलरली अगर इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास बात करें तो एम एक्स शुड बी ग्रेटर देन एम वाई प्लस एम ई। ये आपका हो गया क्यू बीटा माइनस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये अभी तक मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ बीटा किया है, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सेकंड टाइप ऑफ बीटा की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हमें करना है बीटा प्लस डी। व्हाट इज बीटा प्लस डीके? बीटा प्लस डीके में आपके पास कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, अब की बार आपको वाई मिला विद सेम ए, बट हियर द एमिटेड पार्टिकल इज बीटा प्लस इंस्टेड ऑफ बीटा माइनस। यहाँ पे अगर चार्ज कंजर्व करना है या एटॉमिक नंबर कंजर्व करना है तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा जेड माइनस वन, क्योंकि जेड माइनस वन और बीटा का चार्ज है प्लस वन, वो मिलकर जेड बन गया। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ कौन सा पार्टिकल आएगा टू कंजर्व इलेक्ट्रॉन नंबर? बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो आया था, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करें तो इसका जीरो, इसका है माइनस वन, सो दिस वुड बी प्लस वन। तो यहाँ पे आएगा न्यूट्रिनो, यहाँ पे आएगा न्यूट्रिनो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज कंजर्व है, तो चार्जलेस पार्टिकल होना चाहिए और जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस वन हो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे जेड इज डिक्रीज बाई वन, ए रिमेन सेम, दिस इज योर कंडीशन, ए रिमेन सेम टू कंजर्व मास नंबर, जेड इज डिक्रीज बाई वन, ठीक है, टू कंजर्व चार्ज या एटॉमिक नंबर। तो अगर जेड एक कम हो गया है, इसका मतलब एक प्रोटॉन कम हो गया, इसका मतलब आपके एक्स न्यूक्लियाई में प्रोटॉन, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया होगा, और साथ में बीटा प्लस और न्यूट्रॉन मिल गया होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इनसाइड एक्स वन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन एमिटिंग बीटा प्लस एंड न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रिनो है ये जो हमारे पॉली साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक तरह से न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दिया था, पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो न्यूट्रिनो के बारे में इन्होंने बताया था, और ये थियोरेटिकल हाइपोथेसिस है, और ये जो है इटालियन साइंटिस्ट है, इटालियन, इसलिए जो ये वर्ड है, ये जो न्यूट्रिनो वर्ड है, ये भी इटालियन है। न्यूट्रिनो का मतलब होता है स्मॉल न्यूट्रल, ठीक है। तो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बतानी है, ये जो प्रोटॉन डीके हुआ न्यूट्रॉन में, ये इनसाइड एक्स हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे नोट करके लिख रहे हैं फ्री प्रोटॉन जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई एनर्जी नहीं लग रही, फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन हैवियर पार्टिकल है, कोई भी लाइटर पार्टिकल हैवियर में डीके अपने आप नहीं हो सकता जब तक कि बाहर से कोई एनर्जी ना देते। लेकिन यहाँ पे जो हमने रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन पॉसिबल है बीटा प्लस के लिए, यानी कि इनसाइड एक्स, बट फ्री प्रोटॉन विल नेवर डीके इनटू न्यूट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल। वैसे भी जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो प्रोटॉन का जो लाइफ टाइम है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, तो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन में तो होगा ही नहीं, किसी और पार्टिकल में भी डीके नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए whether this reaction is possible or not, आप कहोगे this reaction is forbidden provided proton is free, ठीक है, but this reaction is possible inside a nuclei X। अब हम बात करेंगे क्यू बीटा
प्लस की। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस mx माइनस my माइनस me इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे me इसलिए क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पॉजिट्रॉन आर इक्वल, लेट्स से me। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू बीटा प्लस इन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे हमारी बात आती है न्यूक्लियर मासेस mx my। अब इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस ये हो जाएगा mx माइनस, जितने x में इलेक्ट्रॉन है उनको सेपरेट कर दोगे, जेड है जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल एम वाई, न्यूक्लियर मास ऑफ वाई इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जेड माइनस वन। उसके बाद माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा क्यू बीटा प्लस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई। यहाँ पे माइनस जेड एम और प्लस जेड एम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो एम ई है वो दोनों ही नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम ई इंटू सी स्क्वायर। तो बीटा माइनस में तो केवल आया था एम एक्स माइनस एम वाई, और बीटा प्लस में यहाँ पे माइनस टू एम ई एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, और क्यू बीटा प्लस इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर माइनस 1.02 एम। क्यों? क्योंकि आपको पता है मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 एम। आपको पता है कि इसकी वैल्यू 0.511 एम होती है, तो इट इज ऑलमोस्ट तो ट्वाइस ऑफ एम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.02 एम। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा हो आपके क्वेश्चन में, तो आप उसको 1.02 लिख सकते हो। ठीक है, या जो दे रखा होगा तो जो दे रखा वो लिखोगे। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या हो गई, कंडीशंस फॉर क्यू बीटा, सॉरी फॉर बीटा प्लस, फॉर बीटा प्लस टू बी पॉसिबल, फॉर बीटा प्लस टू बी पॉसिबल। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन लॉस, आपका ए सेम है, आपका जेड रिड्यूस्ड बाई 1 है। एंड थर्डली या सेकेंडली कह सकते हो क्यू बीटा प्लस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो इसके लिए आप कहोगे कि मास ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट ग्रेटर देन 1.02 एम। अब इसमें जस्ट ग्रेटर देन से नहीं एमिट होगा, बीटा माइनस में तो एक्स का जो एटॉमिक मास है वो जस्ट ग्रेटर देन वाई है, बट इन केस ऑफ बीटा प्लस बस दिस डिफरेंस इज शुड बी ग्रेटर देन 1.02 एम। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा प्लस। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉसिबिलिटी की, वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो अब थर्ड स्लाइड है आपकी। मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स इस समय कुछ कम जुड़े हैं, या तो कुछ एग्जिट हो गया, जो भी है। ठीक है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि जो यहाँ पे मास है उसको आप बाई सी स्क्वायर लिख सकते हो, जस्ट यू कैन से अपॉन सी स्क्वायर। तो एम इज इक्वल टू 0.511 एम बाई सी स्क्वायर। उसके बाद अब ठीक है, तो थर्ड जो आपका पॉसिबिलिटी है वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। थर्ड इज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखिए, ये तो मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर में क्वेश्चंस कम आते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बड़ी बुक पढ़ लो न्यूक्लियर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 15 करके हम एक नंबर से रह गए, या हमारा केवल एलएस हो गया और जेएलएफ रह गया, तो उस केस में 15 मार्क्स बहुत होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, आप कितना ही पढ़ लेना, आप मैथमेटिकल क्वांटम ईएमटी जो बड़ी बुक्स हैं उनमें सारे क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन 3 घंटों में बहुत एक तरह से प्रेशर रहता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर में आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ला सकते हो। ठीक, तो ये है हमारा शिवरात्रि का रीजन। तो पता नहीं शिवरात्रि का रीजन है कि नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, थोड़ी स्पीड भी मेरी कम है।
वैसे तो मेरी स्पीड ज्यादा रहती है, इस बार इस वाले बैच में कम चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा डी के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स करेंगे तो हो सकता है उसमें बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व इन सम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये बहुत ये जो है ये भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई में होता है और बहुत कम न्यूक्लियाई में ये वाला फिनोमिना देखा गया। इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये के सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से, उसके बाद एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन है जो उसके एटम में रिवॉल्व कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ न्यूक्लियाई में कि जो न्यूक्लियाई है उसका प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि कूलम अट्रैक्टिव फोर्स से ये कैप्चर कर ले। ठीक है, तो जब कैप्चर कर लेगा तो क्या होगा, एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन ये बनेगा। तो यहाँ पे एक नया न्यूक्लियर बन जाएगा, नया एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जेड होगा वो डिक्रीज बाई 1 हो जाएगा। तो जब जेड ही चेंज हो गया तो ऑब्वियसली एलिमेंट चेंज होगा, न्यूक्लियर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व करने के लिए क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो ऑब्वियसली 1 वाला आएगा। और आपका जो है चार्ज ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और ये फिनोमिना भी न्यूक्लियर फिनोमिना है, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली एक्स के प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और एक न्यूट्रॉन बन गया एक्स्ट्रा। एक न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा इसलिए बना क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, ए सेम प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपीट भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं। तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोग अगर उनको मान लो उन्होंने पहले न्यूक्लियर सही से पढ़ रखी है, तो वो दोबारा फिर न्यूक्लियर का टाइम ना लगा के जो बड़ी बुक्स है, जो जिनमें उन्हें अंडरस्टैंडिंग दोबारा लेनी है, वो लोग वही क्लास करते हैं, दूसरी नहीं करते जो रिपीटर होते हैं। तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये यहाँ पे कैप्चर हो गया, जब ये कैप्चर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कैप्चर वो एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग ऑफ के सेल इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू एल एम सेल एक्सेट्रा। हाँ, तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस वैकेंसी को, ये की है, ये लेट्स से ये है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इससे ऊपर वाले जो सेल्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन इसे फिल करने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे गामा रे सॉरी एक्स रेज, यहाँ पे एक्स रेज एमिट होगी। तो एक्स रेज आपने एटॉमिक में पढ़ ली होगी। तो एक्स रे इज एटॉमिक फिनोमिना और वो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमिना है। तो इसीलिए एक्स रेज में एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन गामा से ज्यादा नहीं होती। गामा इज न्यूक्लियर फिनोमिना, एक्स रेज एटॉमिक फिनोमिना। तो यहाँ पे एक्स रे भी निकलती है। तो एक्स रे पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बात करनी है क्यू। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, चलो पहले मैं क्यू की बात, मतलब ये क्यू में ही है, क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वो क्या होगा, क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा मास ऑफ एक्स, न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब की बार इलेक्ट्रॉन आपका रिएक्टेंट में है तो उसको आप mx के साथ ऐड करोगे, माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर, और मास ऑफ द न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट 0 है। अब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्यू है, पर उसमें से कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी किस चीज में, उसमें से कुछ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने में, दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन दैट ऑर्बिटल इन दैट सेल, तो उसको अनबाउंड करना है, उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, तो उस बाइंडिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने में भी कंज्यूम होगी, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वेयर बी इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि सिंस बाइंडिंग एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, बट जो यहाँ पे अलग मासेस हैं, बट मासेस आर इन एनवी, सो बीई कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हम बीई को अल्टीमेटली नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम ई माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास।
Q electron capture in terms of atomic mass. So Q electron capture in terms of nuclear mass is mx plus me minus my into c square. बैक स्लाइड एक्चुअली ये है. तो अब एटॉमिक मास में क्या होगा, इसको एटॉमिक मास में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा mx माइनस जेड me प्लस me माइनस my. तो यहाँ पे आपका y में कितना मास नंबर है, z माइनस 1, तो ये हो जाएगा my माइनस z माइनस 1 me, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गया आपका. अब इसको आप सॉल्व कर लो, माइनस बाइंडिंग एनर्जी हमने जो है वो नेगलेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा Q इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज इक्वल टू mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर. तो यहाँ पे भी Q बीटा माइनस वाला ही फॉर्मूला हो जाएगा. बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस जेड एम और प्लस जेड एम कैंसिल हो गया और प्लस एम और माइनस एम कैंसिल हो गया. तो आपके पास फॉर्मूला ये हुआ. तो ये वाला फॉर्मूला बीटा माइनस में भी था, ये वाला फॉर्मूला बीटा माइनस में भी था. फर्क क्या है यहाँ पे, फर्क ये है कि जो जेड है वो डिक्रीज बाई 1 है, जबकि बीटा माइनस में इंक्रीज बाई 1 है. तो अब यहाँ पे कंडीशन हो गई, ए सेम है, जेड डिक्रीज बाई 1 है, एंड सेकेंडली Q electron capture should be positive, which implies mx minus my should be greater than, you can say, binding energy of electron. क्योंकि अगर binding energy हम माने और अगर इसको नेगलेक्ट कर दिया, if Be is neglected, तो ऑलमोस्ट ये हम कह सकते हैं कि x should be greater than y. अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी दे दी न्यूमेरिकल में तो आप उसको यूज करोगे, नहीं तो उसको नेगलेक्ट कर दोगे. अब इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पे Q वैल्यू हो गए इन तीनों की. जब हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे तो मतलब अभी फिर उसके बाद न्यूटन हाइपोथेसिस करना है, उसके बाद इसके सिलेक्शन रूल्स. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, क्वेश्चंस पे आते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ठीक है. तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं. देखिए बी बाइंडिंग एनर्जी नहीं दे रखी तो उसे हम नेगलेक्ट कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं. वो बहुत कम होती है. अब हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि 10 की पावर 6 का फैक्टर का फर्क है. 1 MeV इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो बहुत काफी ज्यादा अंतर है. तो अब ये क्वेश्चन है, देखो आपका असाइनमेंट नंबर 3 यानी कि अल्फा बीटा गामा टी के जो अपलोड हुआ था लेटेस्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 3. इसको देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, पोटेशियम 40K40 is an unusual isotope in that it decays by beta minus, beta plus and electron orbital capture. तो मान लो हमारा ये वाला न्यूक्लियाई इन तीनों में कैप्चर हो सकता है, ठीक है. उसके बाद है एटॉमिक मासेस गिवन है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो कैल्शियम 40 और आर्गन 40 दे रखे हैं. कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Q वैल्यूज. तो आपको यहाँ पे Q वैल्यू निकालनी है, इसके लिए बीटा माइनस के लिए, बीटा प्लस के लिए और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए. और फिर आपसे पूछा है इन स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ दीस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट्स से बीटा माइनस की रिएक्शन लिखें, ठीक है. तो बीटा माइनस की रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, K40 19 इज इक्वल टू, बीटा माइनस में जेड इंक्रीज बाई 1 होता है. अगर जेड इंक्रीज बाई 1 होता है तो यहाँ पे कैल्शियम आएगा, ना कि आर्गन. दिस वुड बी 20. ये हो गया बीटा माइनस प्लस एंटीन्यूट्रॉन. तो बीटा माइनस से आप जो है इसका Q वैल्यू निकाल लो, Q बीटा माइनस. Q बीटा माइनस क्या आएगा, मैंने आपको एटॉमिक मास में याद करा दिया है. न्यूक्लियर मास में तो हो जाएगा मास ऑफ K माइनस मास ऑफ कैल्शियम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू C स्क्वायर, बट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास इट विल बी मास ऑफ K माइनस मास ऑफ कैल्शियम इनटू C स्क्वायर. और मैंने आपसे कहा था कि C स्क्वायर का मतलब अगर आपको एमयू में चाहिए तो इसका इनके मासेस की वैल्यू रख के 931.5 को मल्टीप्लाई कर दो, या जो भी रिलेशन उसने दे रखा उसे कर दो. तो यहाँ पे नहीं दिया तो 931.5 कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 39.96399 माइनस 39.962591 मल्टीप्लाई बाई 931.5. तो कितना आंसर हो गया, ये आ जाएगा 1.303 MeV.
इसका मतलब योर स्टेटमेंट नंबर पी इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन वैसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया है इस असाइनमेंट में ताकि ये फॉर्मूले आपको एटॉमिक मास वाले याद हो जाए, ये तीनों के आपको फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद बीटा प्लस, बीटा प्लस की रिएक्शन है K40 19 आर्गन। अब बीटा प्लस में जो जेड होता है वो डिक्रीज बाई 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 18 वाला, इसलिए आर्गन यहाँ पे लिखा है प्लस बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे क्यू बीटा प्लस की वैल्यू ये मैंने आपको याद कराई थी, मास ऑफ के माइनस मास ऑफ आर्गन, और यहाँ पे जाएगा -2me। तो बीटा प्लस में हमेशा याद रखो एटॉमिक मास में -2me आता है, जबकि रिएक्शन में 2me है भी नहीं, लेकिन एटॉमिक में -2me लिखना है। अगर ये न्यूक्लियर मास होता तो -me लिखते। अब यहाँ पे आप इनके मासेस रख दो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास अगर नहीं दे रखा है तो 2me को -1.02 लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका क्यू बीटा प्लस इज इक्वल टू 39.96399 माइनस आर्गन का हो गया 39.962384 इंटू 931.5, ये एमईवी में आ गया, और साथ में -2me को लिख लो 1.02 एमईवी। ठीक है, तो इसका देखो कितना आंसर होगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, हाँ सही, ये जाएगा 0.473 एमईवी। तो ये इसका मतलब इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 1.02, तो दिस इज इनकरेक्ट, क्यू इज इनकरेक्ट। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए हमारी रिएक्शन है, क्योंकि देखो जब तक रिएक्शन नहीं होगी तब तक आपको पता नहीं होगा रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। तो मैंने आपसे पहले कह रखा है अगर क्यू वैल्यू का क्वेश्चन है तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो अगर वो नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए आपके पास पेरेंट न्यूक्लिया ये है, इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, तो आपका जो जेड आएगा वो डिक्रीज बाई 1 होगा, तो इसका मतलब आर्गन वाला आएगा 19 से 18 बन जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रिनो। तो अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो फॉर्मूला लिखा था वो आपका क्यू बीटा माइनस वाला ही था, ये आ जाएगा एम के माइनस एम आर्गन। और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, इंटू सी स्क्वायर। अब इसको भी आप सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 39.96399 माइनस 39.962384 इंटू 931.5, तो ये वैल्यू आ गई 1.495 एमईवी। तो इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट आ रही है करेक्ट है, तो आंसर हो गया पी एंड आर आर करेक्ट, यानी कि बी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है इस असाइनमेंट नंबर 3 में, इसी में क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको क्या रखा है, कंसीडर द टू न्यूक्लियाई B7 एंड लिथियम 7 विद एटॉमिक मासेस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास फिर से 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लिथियम 7 से जो डीके हुआ बीटा माइनस वो पॉसिबल, क्यू में कहता है कि बीटा प्लस इज पॉसिबल, और थर्ड में कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो आप जो है इनमें मास नंबर एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन देखोगे क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट में 7 7 सही है, और यहाँ पे 3 से 4 इंक्रीज, जेड इज इंक्रीज बाई 1, तो ये जो एटॉमिक नंबर मास नंबर सही है। बी वाले में भी जेड इज डिक्रीज बाई 1 ये सही है, और थर्ड वाले में जेड इज डिक्रीज बाई 1 ये भी सही है। तो अभी यहाँ इसका मतलब जो कंडीशन कंजर्वेशन लॉज वाली है, और साथ में इलेक्ट्रॉन नंबर भी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि एंटी न्यूट्रिनो की जगह यहाँ पे न्यूट्रिनो लिख दिया और फिर आप कहते हो ये पॉसिबल है। यानी कि आप केवल क्यू बीटा ही नहीं देखना है, आपको इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन भी देखना है। और जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ लेंगे तो आपको कंजर्वेशन लॉ जो अप्लाई करने और भी आ जाएंगे। इसमें एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन भी करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, पर वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिलहाल ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर अब क्या करें, अब हम क्यू वैल्यू पे बात करेंगे कि अगर कि यहाँ पे, यानी कि हमने कंडीशन क्या कहा था, हमने कहा था कि बीटा माइनस में फॉर बीटा माइनस क्यू बीटा माइनस इज इक्वल टू, अब हम बात कर रहे हैं पीपी स्टेटमेंट की। तो बीटा माइनस के लिए ये एटॉमिक मास ऑफ लिथियम माइनस एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इनटू सी स्क्वायर। तो क्यू बीटा माइनस क्या होना चाहिए, क्यू बीटा माइनस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस शुड बी एक्सोथर्मिक, फॉर व्हिच मास ऑफ लिथियम शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ बेरिलियम, फॉर व्हिच मास ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन मास ऑफ बेरिलियम। क्या ऐसा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास ऑफ लिथियम बेरिलियम से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बट here mass of lithium is less than mass of beryllium, so obviously beta minus is not possible, which implies beta minus is not possible, क्योंकि हमने कहा था कि पेरेंट न्यूक्लियाई का मास एटॉमिक मास जस्ट ग्रेटर देन एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे क्यू की। तो आपका स्टेटमेंट नंबर पी गलत हो गया। क्यू है आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे क्यू बीटा प्लस के लिए फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट एटम, उसके बाद मास ऑफ लिथियम माइनस 2 Me इंटू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर बीटा प्लस को पॉजिटिव होना है तो मास ऑफ बेरिलियम माइनस मास ऑफ लिथियम इंटू सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1.02 Me। तो आप यहाँ पे निकालो, तो वैल्यू आपकी बेरिलियम और लिथियम के मास इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7.016929 माइनस 7.016004 इंटू 931.5। ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.061637.5। ये वैल्यू लेस देन 1.02 आ रही है, इसका मतलब बीटा प्लस इज नॉट पॉसिबल। अब हम बात करेंगे आर की। आर में इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए मास ऑफ Be माइनस मास ऑफ लिथियम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं दे रखी है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मास ऑफ Be मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्यू इलेक्ट्रॉन कैप्चर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, व्हिच इंप्लाइज मास ऑफ Be शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ लिथियम, जो कि है, व्हिच इज करेक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हिच इंप्लाइज आर इज करेक्ट। तो यहाँ पे जाएगा इसका आंसर सी, ओनली आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपकी स्लाइड है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 में है, ये अल्फा बीटा गामा डीके में नहीं है। ये असाइनमेंट नंबर 1 में है, जो कि आपका था बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन क्यू वैल्यू से रिलेटेड था, ठीक है, लेकिन ये इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि बीटा डीके क्योंकि ये तो क्यू वैल्यू आपको जो है बीटा डीके की नहीं पढ़ाई थी, तो बीटा डीके की अब पढ़ाई है, तो इसलिए इसे अब कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बीटा माइनस की रिएक्शन दे रखी है, और उसके बाद हमें दे रखा है कैपिटल एमएक्स कैपिटल एम वाई आर एटॉमिक मासेस, Me is mass of beta minus, mass of antineutron is 0, Bx and By are binding energy of X and Y, small mx and small my are nuclear masses, और mh है आपका atomic mass of hydrogen। Which of the following statements is incorrect? आपको की बात इनकरेक्ट चाहिए। तो आप इसमें ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, क्या ये सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि हमने कहा था कि न्यूक्लियर मास में तो होता है मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये जो है न्यूक्लियर मासेस की टर्म्स में आपको यही आंसर मिलता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखें तो एटॉमिक मास के टर्म्स में बीटा माइनस में यही आता है, अभी हमने प्रूव किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, हम ये ऑप्शन नहीं करेंगे, ऑप्शन सही है, हम ये कह रहे हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये जो आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, बट दिस इज ओनली वैलिड प्रोवाइडेड दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो हम ये कह रहे हैं कि Q for any reaction, पहले तो हम जनरल बात करें, तो Q for any reaction is equal to sum of binding energy of the products minus sum of binding energy of the reactants, provided number of neutrons and protons, यहाँ पे electrons जरूरी नहीं है, electrons जरूरी है, तो number of neutrons and protons are equal in reactants and products। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, हम कहेंगे हेयर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, thus Q beta minus is not equal to binding energy of Y minus binding energy of X, और बाइंडिंग एनर्जी बीटा माइनस की जीरो होगी और बाइंडिंग एनर्जी एंटी न्यूट्रॉनों की जीरो होगी, पार्टिकल्स के लिए जीरो होती है। ठीक है, पार्टिकल्स के लिए फॉर पार्टिकल्स बाइंडिंग एनर्जी इज जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि क्यू बीटा माइनस बी वाई माइनस बी एक्स नहीं होगा, तो इसमें इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन डी आ गया।
इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हमें ये सी वाला ऑप्शन प्रूव करना है। ठीक है, ये करेक्ट कैसे है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या करें। तो फिर आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूला न्यूक्लियर मास में आपको पता है उसको बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। जैसे हम न्यूक्लियर मास वाले को एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली हम न्यूक्लियर मास को बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एटॉमिक मास वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास वाला याद है डायरेक्ट बी वाला, तो हम एटॉमिक मास वाले से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर मास में रिलेशन पता है। सिमिलरली हमें बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास में भी रिलेशन पता है। तो आप उन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी, लेट्स से इस न्यूक्लियर की है, तो बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास। मैंने आपसे ये दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे। तो बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास क्या है? वो है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, जितने इस न्यूक्लियर में प्रोटॉन है वो जेड है, प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस कंबाइंड न्यूक्लियर मास इंटू सी स्क्वायर। ये मैंने न्यूक्लियर मास लिखा है, एमएन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मास, यहाँ पे कैपिटल से कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल आपने कभी आप सोचो कैपिटल को हम हमेशा कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने एम एन कह दिया जिसको हम न्यूक्लियर मास कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जब न्यूक्लियर मास वाला फॉर्मूला यूज करोगे, या एक काम कर लो, चलो स्मॉल, आप चाहो तो इसे स्मॉल से लिख लो, क्योंकि हम अब तक स्मॉल लिख रहे हैं, तो कभी आप कंफ्यूज हो तो स्मॉल लिख लो चलो, लेकिन एन जो है वो न्यूक्लियर के लिए है। ठीक, तो इससे आप न्यूक्लियर मास निकाल सकते हो किसी भी न्यूक्लियर का इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो आपका फॉर्मूला जो आपका ए में फॉर्मूला है वो आपका बाइंडिंग एनर्जी में चेंज जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ और फिर हम एटॉमिक मास वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो जो हमारा फॉर्मूला ए में है उसको चेंज कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या करें, नेक्स्ट स्लाइड कर लें, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो कभी यहाँ पे ना पाए। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एट न्यूक्लियर मास इज mx माइनस my माइनस me इंटू सी स्क्वायर। अब हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस, ये अब मैं लेट से बी एक्स की बात कर रहा हूँ, बी एक्स की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्स रिएक्शन क्या है? बीटा माइनस वाली। तो बीटा माइनस वाली है ए वाई जेड प्लस वन बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो एक्स वाला है उसमें जेड तो प्रोटॉन है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एम एक्स की वैल्यू लिखूं, तो एम एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एम एक्स की वैल्यू आएगी आपकी इंटू सी स्क्वायर भी है, इंटू सी स्क्वायर। पिछले स्लाइड में सी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इंटू सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी आपकी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, और फिर आएगा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये जो वैल्यू हमने लिखी है, ये सारी वैल्यू हमारी स्मॉल एम एक्स की है, न्यूक्लियर मास की है। उसके बाद हम करेंगे माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ वाई। न्यूक्लियर मास ऑफ वाई क्या होगा? तो वाई में हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं? जेड प्लस वन प्रोटॉन है, तो यहाँ लिख लोगे जेड प्लस वन प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन है ए माइनस जेड माइनस वन एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू लिख ली अपनी एम वाई की, यानी कि न्यूक्लियर मास की, फिर माइनस एम ई, और फिर लास्ट में इंटू सी स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। तो जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो इसमें ये हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए एम एन माइनस जेड एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा आपका माइनस जेड एम पी माइनस एम पी, फिर हो जाएगा माइनस ए एम एन, फिर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस जेड एम एन, फिर हो जाएगा प्लस एम एन, और फिर माइनस माइनस प्लस बी वाई अपॉन सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या चीज कैंसिल हो रही है? जेड एम पी से जेड एम पी से जेड एम एन कैंसिल हो गया, क्या बचा? तो ये हो जाएगा इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हो गया यहाँ पे बी वाई माइनस बी एक्स। तो जो बी जो दोनों बी है उनके नीचे सी स्क्वायर है, जब सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी तो वो सी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचा। तो यहाँ पे बी वाई माइनस बी एक्स की टर्म तो आ गई। अब साथ में और क्या है? साथ में यहाँ पे है एक है हमारा एम एन, एक है एम पी माइनस में, और एक है एम ई माइनस इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू बीटा माइनस ये हो गया। तो आपको साफ दिख रहा है इट इज नॉट इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी बी वाई माइनस बी एक्स नहीं है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ गई है। इसको आप ये भी लिख सकते हो, और क्यू बीटा माइनस बी वाई माइनस बी एक्स प्लस यहाँ लिख सकते हो आप एम एन माइनस एम एच, जहां पे
एम एच की वैल्यू है एम पी प्लस एम ई। मैंने आपको ये बताया था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है जो कि नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली आप एटॉमिक मास को न्यूक्लियर मास प्लस इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। ठीक है, एम ई में प्लस आएगा, एम ई में प्लस आएगा। देखो एम ई बाहर है, एम ई उस ब्रैकेट के बाहर है, तो एम लास्ट वाला एम ई माइनस नहीं है। ये अ, ये जो ये है ये हमने यहाँ लिखा अलग से, जबकि जो ये एम एम वाई है इसको यहाँ लिखा ब्रैकेट के अंदर विद माइनस है, इसीलिए बाहर वाला जो लास्ट वाला जो एम ई वो माइनस के साथ ही है। अच्छा चलो अब तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में था एम एन माइनस एम एच, यही आया हमारा, एम एन माइनस एम एच इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बीटा माइनस के लिए प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप बीटा प्लस के लिए भी इस तरह से निकाल सकते हो अगर एग्जाम में आता है। इस वाले फॉर्मूले को मतलब याद कर पाओ तो कर सकते हो, नहीं तो ये बार बार आता नहीं है। अगर एग्जाम में आ गया तो वही ट्राई कर लेना, डेरिवेशन में ज्यादा लगती नहीं है, ये 2-3 लाइन में आंसर डेरिवेशन हो जाएगा, विद इन 1 मिनट डेरिवेशन हो जाएगा और फिर आप कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप ये है क्वेश्चन नंबर 22, और ये जो है आपका, मैं आपको बता दूं कौन सा असाइनमेंट में ये है असाइनमेंट नंबर 2, यानी कि ये भी न्यूक्लियर मॉडल वाले असाइनमेंट में। असाइनमेंट नंबर 2, एक मिनट में कंफर्म कर लूँ ये असाइनमेंट नंबर 2 में ये क्या। हाँ ठीक है, इट इज असाइनमेंट नंबर 2, न्यूक्लियर मॉडल्स। तो ये क्वेश्चन मॉडल से इसलिए है क्योंकि वैसे तो आपने बीटा डी नहीं पढ़ा है पहले, लेकिन इसमें एसी जो एसी है वो इन्वॉल्व है, जो कुलम एनर्जी टर्म है उसका जो एसी कोफिशिएंट है वो इन्वॉल्व है, और यहाँ पे एक्स और वाई मिरर न्यूक्लियाई है। ठीक है, और तो मिरर न्यूक्लियाई का मास डिफरेंस और मिरर न्यूक्लियाई का कुलम एनर्जी डिफरेंस आपने लिक्विड मॉडल पढ़ा था, और इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिया। पर यहाँ पे आपसे एनर्जी रिलीज पूछा है, यानी कि क्यू वैल्यू पूछी है, इसलिए इसको हम अब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कभी कभी मैंने एक दो बार बीटा डी के पहले पढ़ा दिया, न्यूक्लियर मॉडल बाद में पढ़ा दिया, तो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीटा डी के बाद में पढ़ाया तो इसलिए अभी से कर रहे हैं। तो इसे कैसे करेंगे, और मैं चीज आपको बता दूं इससे पहले वाली स्लाइड में, यहाँ पे क्या है कि जब आपने एम एन एम पी और एम ई की वैल्यू निकाल ली तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख सकते हो। इसको मैं और कर दूं आपको कि जब आप यहाँ पे इनकी वैल्यू रखोगे, बीटा माइनस है ना, तो इसकी वैल्यू एम एन की वैल्यू होती है 939.6 एम ई बाई सी स्क्वायर, एम पी की वैल्यू होती है 938.3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, अदरवाइज आप इसे सेकंड थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हो। और एम ई की वैल्यू होती है 0.511 एम ई बाई सी स्क्वायर। तो जब ये सब वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे इसमें सेकंड टर्म में, तो ये वैल्यू आएगी बी वाई माइनस बी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ये, मैंने इसमें गलती तो नहीं करी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसमें मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, ये आएगा 0.78 आना चाहिए ऑलमोस्ट, 0.78, 78 या 79। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये एमईबी में 7.78 है। ठीक है, तो ये जो अगला क्वेश्चन था वो बीटा माइनस का ही था, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 0.78 तो दिख रहा है, आंसर तो ये है एक्चुअली, लेकिन अब यहाँ पे जो एसी है उसको मैं आपको बता दूं ये एसी कैसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज तो ये इसका क्यू बीटा माइनस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हो गई बी वाई माइनस बी एक्स और प्लस, नहीं सॉरी सॉरी प्लस नहीं, बी, हाँ ठीक है, बी वाई माइनस बी एक्स, हाँ प्लस 0.78। अभी ध्यान से देखना, यहाँ तो बी वाई माइनस बी एक्स है और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब बी वाई इज लेस देन बी एक्स, इसका मतलब बी वाई इज लेस देन बी एक्स, तभी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम कैसे करेंगे इसे, अब इसमें हमें एसी इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे किसके लिए, मिरर न्यूक्लियर के लिए, यहाँ पे मिरर न्यूक्लियर भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बी वाई माइनस बी एक्स वो तो जनरल है, चाहे आपके एक्स और वाई मिरर न्यूक्लियर हो चाहे ना हो, लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं अगर मान लो एक्स और वाई मिरर न्यूक्लियर है तो उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, मिरर न्यूक्लियर कैसे हो सकते हैं बीटा माइनस में, लेट्स से लिथियम 73 बीई 74 बीटा माइनस, तो क्या ये लिथियम और बेरिलियम मिरर न्यूक्लियर है कि नहीं है, तो ये है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इंटरचेंज हो रहे हैं, इसका मतलब बीटा डिके में मिरर न्यूक्लियर ये हो सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक्स वाई मिरर न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है आज का शायद, तो कोई टाइम हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो कूलम एनर्जी होती है वो इतनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/5 और साथ में ई स्क्वायर ZE² अपॉन आर। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो कूलम एनर्जी डिफरेंस है जब उसे कैलकुलेट करोगे तो दोनों मिरर न्यूक्लियाई में जो जेड होते हैं वो जो है चेंज बाई 1 होता है जेड में, यहाँ पे भी जेड और जेड+1 है। तो जब उसका डिफरेंस निकालोगे आप तो वो निकल के कितना आता है, वो आता है आपका 3/5 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में E²। और यहाँ पे जब आप करोगे जो मैंने डेरिवेशन पहले कराया था तो उसमें आ जाएगा यहाँ पे नीचे R और यहाँ जाएगा Z+1² माइनस Z²। और मिरर न्यूक्लियाई के लिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5 E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट² इंटू 2Z+1। मिरर न्यूक्लियाई के लिए ए की वैल्यू 2Z+1 या 2Z-1 होती है, ठीक है। तो इसमें जो है 2Z+1, तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर आर को आप लिख दो R0 ए की पावर 1/3 आर को, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 और यहाँ पे E²। तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है AC। यहाँ पे हो गया आपका, ये वैल्यू होगी A और ये वैल्यू होगी A की पावर 1/3। तो हमने ये लिखा था इसको AC A⁻²/3। तो कूलम एनर्जी डिफरेंस ये आ गया। अब हम बात करेंगे मास एनर्जी डिफरेंस की। तो मैंने कहा था कि, और ये किसके लिए है, ये डिफरेंस मिरर न्यूक्लियाई के लिए, जनरल नहीं है ये, इट इज फॉर मिरर न्यूक्लियाई। सिमिलरली मिरर न्यूक्लियाई का जो मास डिफरेंस था वो भी मैंने आपको डेरिवेशन कराया था, ठीक है। तो जो मास एनर्जी डिफरेंस था वो आया था आपका MP माइनस MN प्लस AC A⁻²/3। ये तो है न्यूक्लियर मास के टर्म्स में, न्यूक्लियर मास। अगर हम बात करें एटॉमिक मास में तो उसके लिए मैंने कहा था P की जगह H लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास। अब मैं इस पे क्वेश्चन पे आता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या है आपका, Q बीटा माइनस पूछा है, एनर्जी रिलीज। तो अब एक तो फॉर्मूला एनर्जी रिलीज क्या आएगा, Q बीटा माइनस इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ X माइनस, अब ये यहाँ फोकस करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो जो X है उसका तो Z है और यहाँ पे है Y, उसका है Z+1 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जब आपने मास डिफरेंस किया था, ये एक्चुअली जो ब्रैकेट है मास, ये मिरर न्यूक्लियाई का मास डिफरेंस ये है, लेकिन इसको मैं माइनस कॉमन ले लूं, और इसको लिख दूं MZ+1 माइनस MX। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है माइनस का, क्योंकि जब हम मास डिफरेंस करते हैं तो हमेशा लार्जर वाले जेड से स्मॉलर वाले जेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज लार्जर। जब हम लार्जर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी आपका ये फॉर्मूला आता है। अगर आप स्मॉलर वाले जेड से लार्जर वाले करोगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए माइनस हमने फॉर्म पहले ले लिया। तो ये जो डिफरेंस है, माइनस तो बाहर लिख लो, ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही होगी जो हमने यहाँ पे मास डिफरेंस लिखी है। और वो कितनी है, ये है MH माइनस, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी C² की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी C² की मल्टीप्लाई रहेगी, इसे कर लेना C² की। तो ये हो जाएगा MH माइनस MN इंटू C², ठीक है। ये जो मास डिफरेंस है इसकी वैल्यू ये हो गई और प्लस हो गई, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि आपने माइनस की मल्टीप्लाई करी ना, तो ये जगह माइनस ये और ये भी माइनस, ये भी माइनस आएगा, दोनों माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस AC A⁻²/3। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी MN माइनस MH को आप ये लिख सकते हो MP माइनस ME इंटू C²। तो हमने यहाँ पे H को बाद में लिख लिया, M को पहले लिख लिया, और ये हो गया माइनस AC A⁻²/3। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअली यही आएगी 0.78 जो हमने कैलकुलेट की थी, माइनस AC A⁻²/3। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो अब इसमें सभी के रिलेशन हो गए। अभी तक हमने रिलेशन मास डिफरेंस का और कूलम एनर्जी डिफरेंस का रिलेशन निकाला था, अब हमने इसमें Q वैल्यू इन्वॉल्व कर दी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें Z से मल्टीप्लाई नहीं होगा कहीं पे, Z या Z+, ये जो मेरा न्यूक्लियाई के नीचे आपने जो फॉर्मूला लिखा है, Z से मल्टीप्लाई क्यों होगा सर? ये MP माइनस MN क्या है सर? मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू सर यहाँ पे मास ऑफ
एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन ले रहे हैं। हाँ, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ये मैंने इसका डेरिवेशन करा रखा है लिक्विड ड्रॉप हाँ मॉडल सर। में। अच्छा सर, ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, मुझे लगा सर ये क्वेश्चन से रिलेटेड है क्या, इतना थोड़ा समझ नहीं अरे भाई ये आपको, या तो आप लेट खड़े हो गए, ये जो है सेल मॉडल में करा चुके हैं इसे, सॉरी लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। आया। यस सर। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में सेमी एम्पिरिकल मास ट्रांसफर। यस सर, अभी अभी आ गया सर। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार फर्स्ट स्लाइड शो करना, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन करवाया था आज का। हाँ सर उसमें जो हम जे की वैल्यू लिख रहे हैं बेरिलियम के लिए, सर वो तो इवन इवन न्यूक्लियाई है, तो उसके लिए 0 नहीं होनी चाहिए वैल्यू? ग्राउंड स्टेट की, एक्साइड स्टेट की नहीं। तो सर फिर हम यहाँ पे मतलब डायरेक्टली ऐसे देख के भी पता लगा सकते थे ना कि अगर मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर 2+ होनी चाहिए उसकी पेटी। लेकिन आप ये क्यों मान रहे हो कि फर्स्ट एक्साइड स्टेट ही होगा? हो सकता है सेकंड एक्साइड स्टेट, हो सकता है थर्ड हो, फोर्थ हो। आप एक्साइड स्टेट बहुत सारे हैं, इसमें रोटेशन तो नहीं, वाइब्रेशन वाले भी हो सकते हैं। इवन इवन के लिए मैंने वाइब्रेशन करा रखा है आपको। यस सर। तो वाइब्रेशन में 1 क्वाड्रुपल मोमेंट, 2 क्वाड्रुपल मोमेंट, ऑक्टुपल मोमेंट, तो बहुत सारे हैं, कोई जरूरी थोड़ी 2+ ही आएगा। ठीक है, पहली बात। ओके सर। दूसरी बात ये भी हम, दूसरी बात कोई जरूरी नहीं है कि 2+ से ही आंसर आए। 2+ से भी वैलिड हो सकता है, कुछ और भी वैलिड हो सकता है, कुछ और भी वैलिड हो। तो इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन लॉस से कंफर्म कर सकते हैं। तो सर बेसिकली मतलब एग्जैक्टली हम वैसे तो नहीं सॉल्व कर सकते ना, बस यही देख के पता लगा सकते हैं कि हमारी पेटी किस अकॉर्डिंगली आ रही है, फिर उस अकॉर्डिंगली हम चूज कर लेंगे। हाँ, कंजर्वेशन लॉ लगाया तभी तो भाई। ओके सर। सर फोर्थ सर प्लीज एक बार। हाँ, फोर्थ ही है। सर 3 भी दिखा दी। 15 13 13 बीटा माइनस कंडीशन वाले साइड पर। एक मिनट बेबी, एक सेकंड, ये है 13। ओके सर। बीटा माइनस की कंडीशन, बीटा माइनस की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे हम लोग कभी एटॉमिक मास के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं और फिर न्यूक्लियर मास में भी लिखते हैं सर। ये जो हमारा जो कैपिटल mx है और ये स्मॉल mx जो है, ये सर ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो सर ये गिवन रहेगी ना जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हाँ, ये अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो वो बताएगा कि एटॉमिक मास है या न्यूक्लियर मास है। Yes. गिवन है। और एक चीज और है, ये मैंने कहा है कि स्मॉल mx न्यूक्लियर मास है। अगर एग्जाम में स्मॉल mx को एटॉमिक मास कह दिया तो एटॉमिक हाँ मास ही सर। मानना। हाँ सर, वो तो बहुत बढ़िया सर, डिफरेंट होती है ना दोनों की वैल्यूज। हाँ, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है इसमें। यस। और सर एम ही तो 0.511 ही लेंगे हर जगह सर। हाँ, क्योंकि वो पार्टिकल है, उसके लिए एटॉमिक और न्यूक्लियर डिफरेंट मास नहीं हो सकते, दैट इज पार्टिकल। यस सर। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो एक तरह से Yes. वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो उसके लिए और हाइड्रोजन के एटम में फर्क है। हाँ, लेकिन सर। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके लिए एटॉमिक और न्यूक्लियर अलग नहीं होगा। यस। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, तो एंड करें इस क्लास को। ठीक है, ओके। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब अभी अगर आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं सारे इसलिए नहीं कराता कि तो प्रैक्टिस के लिए आपको मतलब कुछ रह जाए। दूसरा, सारे कराएंगे तो यहाँ पे टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो तो आपके प्रैक्टिस के लिए जो आसान क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए हैं, तो उनको कर लो। ठीक है, तो आज के लिए एंड करते हैं।